नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। आज संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष का लगातार दूसरे दिन संसद में प्रदर्शन जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही सभी विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ सांसद वेल तक पहुंच गए। स्पीकर ने इस दौरान प्रश्नकाल को जारी रखा, लेकिन विपक्ष लगातार 20 मिनट तक वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते रहे। वहीं इसके बाद कार्यवाही पहले 12 बजे फिर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्ष का प्रदर्शन और नारेबाजी जारी है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, लोकतंत्र की रक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन जरूरी है। इससे पहले विपक्ष ने सुबह 10:30 बजे संसद परिसर में मकर द्वारा के सामने लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन किया। इनकी मांग थी कि सरकार एसआईआर इस पर फौरन चर्चा करे। इस बीच लगातार हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही 3 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष ने तर्क रखा है कि चर्चा में एसआईआर शब्द की जगह सरकार चाहे तो इलेक्टोरल रिफॉर्म या किसी अन्य नाम का उपयोग करते हुए विषय को कार्यवाही में सूचीबद्ध कर ले। सरकार इस तर्क पर राजी हो सकती है। वह इस पर अपना रुख बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखेगी। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार को निर्विरोध और सर्वसम्मति के से बिहार विधानसभा का अगला अध्यक्ष चुना गया। चुनाव की औपचारिक घोषणा होते ही सदन में हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे गूंज उठे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने अपने संबोधन की शुरुआत भागवत गीता के श्लोक से की। उन्होंने कहा, आप सभी ने सर्वसहमति से मुझे चुना, इसके लिए मैं आभारी हूँ। अध्यक्ष के रूप में मेरा कर्तव्य होगा कि मैं सदन के नियमों का पालन करते हुए सभी सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करूं। हमें ये सुनिश्चित करना है कि विचारों की विविधता के बीच संवाद को बढ़ावा मिले। हमें जनता की सेवा का अवसर मिला है। मेरे लिए सरकार और विपक्ष दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण होंगे। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव खुद प्रेम कुमार को अध्यक्ष की कुर्सी तक लेकर गए और उन्हें बैठाकर बधाई दी। सीएम नीतीश कुमार ने उनकी जीत पर पूरे सदन की तरफ से शुभकामनाएं दी और सभी नवनिर्वाचित विधायकों को भी बधाई दी। विपक्ष का समर्थन मिल रहा है, हम धन्यवाद देंगे और सबका सम्मान करेंगे, सबको विश्वास में लेकर चलेंगे। लोकतंत्र का मंदिर बिहार विधानसभा जो है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो बिहार विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के तहत विधानसभा का ईमानदारी पूर्वक चर्चा करें और हमारा प्रयास होगा सभी सत्ता विपक्ष सबका सम्मान सबका आदर करेंगे, सबके विश्वास में लेकर के बिहार विधानसभा का संचालन करेंगे। बिहार विधानसभा स्पीकर पद के मुद्दे पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बीजेपी विधायक प्रेम कुमार का समर्थन किया। वहीं जब मीडिया ने पूछा कि पहले गृह विभाग बदला फिर स्पीकर का पद, क्या ऐसा लगता है कि आगे चलकर मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जा सकती है, तो भाई वीरेंद्र ने जवाब दिया, सही या गलत का फैसला उन्हें करना है। सही और गलत क्या होता है, ये उनका विशेष अधिकार है। मीडिया के लगातार सवालों पर उन्होंने फिर दोहराया कि जिस तरह महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल हुई थी, उसी तरह की स्थिति बिहार में भी दिख सकती है। बस थोड़ा इंतजार कीजिए। एकदम सर्वसम्मति से हम लोग चाहते हैं कि स्पीकर का चुनाव हो और हम लोग समर्थन कर रहे हैं। सर, आरजेडी का समर्थन है, एकदम पूरा का पूरा समर्थन है और हम चाहते हैं कि अध्यक्ष का पद जो है ऐसा होना चाहिए कि सब दल पर ख्याल उनका रहना चाहिए। तो उनसे पूछिए ना, इसमें उनका विशेष अधिकार है माननीय मुख्यमंत्री के। इसमें हम लोग क्या बोलें। ये बात जान लीजिए कि जैसे महाराष्ट्र में हुआ है, यहाँ भी होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में अयोध्या में बनने वाले विश्व स्तरीय संग्रहालय को और भव्य व विशाल बनाने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में एक विश्व स्तरीय संग्रहालय बनाने जा रही है। इसके लिए टाटा सन्स को 27 एकड़ अतिरिक्त जमीन दी जाएगी, जिससे संग्रहालय का कुल क्षेत्रफल 52 एकड़ से अधिक हो जाएगा। टाटा ट्रस्ट अपने CSR फंड से इस संग्रहालय का निर्माण और संचालन करेगा।
उत्तर प्रदेश को बीजेपी का नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। आरएसएस और बीजेपी के बीच सोमवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर समन्वय बैठक हुई। 3 घंटे तक चली इस विचार प्रवाह की बैठक में बीजेपी के प्रदेश के नाम पर मंथन किया गया और एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो इसी सप्ताह बीजेपी यूपी के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी और यूपी सरकार के बीच हुई अहम बैठक में सरकार के कामकाज की रिपोर्ट ली गई। साथ ही सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने पर जोर दिया गया। बैठक में आरएसएस के सरकार्यवाह अरुण कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ साथ संघ के क्षेत्रीय प्रचारक भी उपस्थित रहे। कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच विवाद खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं। दोनों नेताओं ने हाईकमान के निर्देशों का पालन करने पर सहमति जताई है। इसी के तहत आज सुबह कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एकता दिखाते हुए डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के घर नाश्ते पर पहुंचे। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और उनके भाई सुरेश ने सिद्धारमैया का स्वागत किया। सीएम सिद्धारमैया अकेले ब्रेकफास्ट के लिए पहुंचे। उनके साथ कोई नहीं था क्योंकि ये 1-to-1 ब्रेकफास्ट मीटिंग है। ये ब्रेकफास्ट मीटिंग वादों का पूरा करने की संयुक्त कोशिशों को मजबूत करने और राजनीतिक तानातानी कम करने की पहल मानी जा रही है। महाराष्ट्र में आज स्थानीय निकाय चुनाव की पहले चरण की वोटिंग संपन्न हुई है। इसमें पूरे राज्य की नज़र महायुति और महाविकास आघाड़ी की सीधी राजनीतिक भिड़ंत पर टिकी है। 264 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में हुई वोटिंग को विधानसभा चुनावों में बाद जनता के मूड का अगला बड़ा संकेतक माना जा रहा है। लगभग 1 वर्ष से लटके हुए इन चुनावों को लेकर राजनीतिक तापमान तेज है और दोनों गठबंधन पूरे दमखम के साथ मैदान में है। पहले चरण में करीब 1 करोड़ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आज हुई वोटिंग में 6,705 सदस्य पदों और 260 के ऊपर अध्यक्ष पदों का भविष्य तय हो रहा है। पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के प्रभाग क्रमांक 2 की मतदाता सूची में बड़ा घोटाला सामने आया है। सूची में एक ही व्यक्ति के नाम पर 268 बच्चों की एंट्री दर्ज मिली है। ये हैरान करने वाला मामला शेकाप के पूर्व नगर सेवक अरविंद महात्रे ने उजागर किया है। महात्रे के अनुसार इन 268 नामों में अधिकांश युवक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हैं। ये युवक पनवेल में ना तो रहते हैं और ना ही उनका उस पते से कोई संबंध है, फिर भी उनकी मतदाता के रूप में एंट्री कर दी गई है। इससे मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली और फर्जीवाड़े का संदेह गहरा गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रांची के चर्चित सीए नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर छापेमारी की है। जानकारी मिली है कि ईडी ने सीए के ठिकानों पर पीएमएलए के बदले फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के मामले में छापेमारी की है। इस मामले में एक चार्टेड अकाउंटेंट के साथ साथ उसके सहयोगियों के खिलाफ मंगलवार को सुबह ही जांच एजेंसी ने छापेमारी की है। वहीं इस कार्रवाई को लेकर ईडी के एक अधिकारियों ने बताया कि चार्टेड अकाउंटेंट और संदिग्ध हवाला ऑपरेटर नरेश कुमार केजरीवाल उनके कुछ पारिवारिक सदस्यों और सहयोगियों के रांची, तुरंत, मुंबई और सूरत स्थित परिसरों की विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत तलाशी ली जा रही है। आपको बता दें कि रांची में केजरीवाल के चर्च कॉम्प्लेक्स स्थित कार्यालय सहित आवासीय ठिकानों को भी जांच के दायरे में शामिल किया गया है। इसके अलावा ईडी के अधिकारियों ने यह भी बताया कि ये कार्यवाही आयकर विभाग के निष्कर्षों के आधार पर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि नरेश कुमार केजरीवाल का संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया और अमेरिका में
अघोषित विदेशी मुखौटा संस्थानों पर नियंत्रण है और इनका प्रबंधन भारत से प्रभावी ढंग से किया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने ये बताया कि इन संपत्तियों में 900 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित राशि जमा है और संदेह है कि लगभग 1500 करोड़ रुपए फर्जी टेलीग्राफिक हस्तांतरण के माध्यम से भारत में वापस भेजे गए। दूरसंचार विभाग ने सभी नए मोबाइल फोन्स में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया है। ये ऐप फोन सेटअप के दौरान दिखना चाहिए और इसे डिसेबल नहीं किया जा सकेगा। सरकार का दावा है कि इसका मकसद डुप्लीकेट IMEI, चोरी हुए फोन, साइबर फ्रॉड और सेकेंड हैंड बाजार की धोखाधड़ी रोकना है। कंपनियों के लिए 90 दिन की समय सीमा तय की गई है। संचार साथी पोर्टल और ऐप नागरिकों को IMEI नंबर के जरिए मोबाइल हैंडसेट की वास्तविकता की जांच करने की सुविधा देता है। डुप्लीकेट या स्पूफ्ड IMEI वाले नंबर मोबाइल हैंडसेट दूरसंचार साइबर सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। नेटवर्क में स्पूफ्ड या छेड़छाड़ किए गए IMEI एक ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जहां एक ही IMEI अलग अलग जगहों पर अलग अलग उपकरणों में एक साथ काम करता है, जिससे इन IMEI के खिलाफ कार्यवाही करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। भारत में सेकेंड हैंड मोबाइल डिवाइस का एक बड़ा बाजार है। चोरी हुए या ब्लैकलिस्ट किए गए उपकरणों को फिर से बेचे जाने के मामले में भी ये सामने आया है। ये खरीदार को क्राइम में सहयोगी बना देता है और उन्हें वित्तीय नुकसान भी पहुंचाता है। संचार साथी ऐप का उपयोग करके ब्लॉक या ब्लैकलिस्ट किए गए IMEI की जांच की जा सकती है। ऐप में धोखाधड़ी वाली संचार की रिपोर्ट करने, खोए चोरी हुए हैंडसेट की जानकारी देने और अपने नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल कनेक्शनों की जांच करने जैसी अन्य सुविधाएं भी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने सोमवार को निर्देश जारी किए कि भारत में इस्तेमाल के लिए बनाए गए या इंपोर्ट किए गए सभी फोन में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। इसका मकसद लोगों को असली डिवाइस वेरीफाई करने और टेलीकॉम सर्विस का गलत इस्तेमाल रोकने में मदद करना है। हालांकि विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने कहा कि प्राइवेसी का अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक जरूरी हिस्सा है। उन्होंने कहा, बिग ब्रदर हमें नहीं देख सकता। DOT का ये निर्देश असंवैधानिक से भी परे है। प्राइवेसी का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 में दिए गए जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक जरूरी हिस्सा है। एक प्री लोडेड सरकारी ऐप जिसे अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता हर भारतीय पर नजर रखने का एक डरावना टूल है। ये हर नागरिक के हर मूवमेंट, बातचीत और फैसले पर नजर रखने का एक तरीका है। हैदराबाद से कुवैत जा रही इंडिगो की फ्लाइट की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बताया जा रहा है कि फ्लाइट में बम की धमकी भरा ईमेल मिला था, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए फ्लाइट की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग करा ली। सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। विमान को एयरपोर्ट के आइसोलेशन में भेज दिया गया है। जहां बम डिस्पोजल स्क्वाड, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF और अन्य सुरक्षा टीमों ने पूर्ण जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला है। मंगलवार सुबह इंडिगो की एक फ्लाइट ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुवैत के लिए उड़ान भरी थी। फ्लाइट के उड़ान भरने के बाद हैदराबाद एयरपोर्ट को एक धमकी भरा ईमेल मिला था, जिसमें विमान में बम होने की धमकी थी। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC ने फ्लाइट को तुरंत मुंबई डाइवर्ट कर दिया, जहां फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। खबर औरैया जिले से है, जहां अजीबोगरीब घटना घटी। यहां गोलगप्पा खाने के दौरान महिला का जबड़ा खिसक गया और महिला का मुंह खुला का खुला रह गया। महिला को आनन फानन में संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया, लेकिन जबड़ा बंद नहीं हुआ। इस दौरान उसका मुंह खुला का खुला रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। यह अजीबोगरीब घटना लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये गोलगप्पे खा रही थी सर, मुँह फाड़ा जैसे फटारी फटा रहे। कभी नहीं आ जाई भैया आई। अरे डिलीवरी होने है बहू की, हमारी भतीजा बहू की। वे पीछे से पता नहीं है, घर में आए तो रात के हम भूख प्यास लग रही थी तो चलो बोलो गोलगप्पे, बच्चे बोले गोलगप्पे खा ले। हमने खा लिया। ये जैसे मुँह फाड़ा है
ऐसे ही फटाई फटाई मुंह बंद में। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।